हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे। तो दोस्तों, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसके द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे महत्वपूर्ण नारे दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह है दोस्तों हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस। अब बात आई है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में की गई थी। अब इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था दोस्तों। और वह कब बनाया गया था? सन 1938 में। सुभाष चंद्र बोस जी को 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। और उस अधिवेशन का नाम भी पूछा जाता है दोस्तों जिस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन। और यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था दोस्तों। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विनेश फोगाट एक श्रेष्ठ भारतीय डैश है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सुमो पहलवान, ऑप्शन बी धावक, ऑप्शन सी पहलवान या ऑप्शन डी मुक्केबाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहलवान। तो यही है दोस्तों विनेश फोगाट जो भारत की एक श्रेष्ठ महिला पहलवान है। अब बात आई है दोस्तों पहलवानी की। तो यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा है दोस्तों WFI, भारतीय कुश्ती संघ, जिसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? WFI का फुल फॉर्म है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको इसे नई दिल्ली बताना है। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि रेसलिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो यह इसकी स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1967 को। तो WFI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 27 जनवरी 1967 को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया। यहाँ पर भारत, चीन और जापान जैसे देश एशिया के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है दोस्तों एशिया की। तो ये रहा हमारा एशिया। तो अगर एशिया का सबसे बड़ा देश आपसे पूछा जाए तो वह एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। और अगर एशिया का सबसे छोटा देश पूछा जाए तो वह है मालदीव। तो ये 2 पॉइंट दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के साथ यह तो बात हुई एशिया की, परंतु अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों रूस। और अगर इसी के साथ विश्व का सबसे छोटा देश पूछा जाए तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? वह है वेटिकन सिटी। तो यह दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स और गेम्स में सर्वश्रेष्ठ कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार या ऑप्शन डी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत में स्पोर्ट्स और गेम्स में सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यही है द्रोणाचार्य पुरस्कार। बात आई है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह सन 1985 में स्थापित किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें राशि कितनी प्रदान की जाती है दोस्तों? तो इसमें कुल 10 लाख रुपए की राशि कोच को प्रदान की जाती है। इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है दोस्तों कि चंद्रमाओं की संख्या सबसे ज्यादा किस ग्रह पर है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी अरुण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शनि। हमारे प्रमुख ग्रहों में जो शनि है उसमें चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। और अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह पर है, तो वह शनि ग्रह पर सबसे ज्यादा चंद्रमाओं की संख्या अधिक है। और टोटल चंद्रमा
कितने हैं दोस्तों शनि ग्रह पर? तो टोटल 145 चंद्रमा अभी तक शनि पर पाए गए हैं दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना। यही दोस्तों शनि ग्रह की बात आई है दोस्तों, तो सबसे बड़ा चंद्रमा शनि ग्रह का कौन सा है? तो वह है दोस्तों टाइटन। यह शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है दोस्तों। और अभी हमने संख्याओं को डिस्कस किया था कि टोटल इसमें चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, तो वह टोटल 145 है चंद्रमाओं की संख्या शनि पर। अब सौरमंडल के विषय में अगर चर्चा करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? वह है बृहस्पति। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब इसी के साथ सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा ग्रह है बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? तो राकस झील किस नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी व्यास या ऑप्शन डी सतलुज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलुज। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह तिब्बत की राकस झील है, अर्थात सतलुज नदी तिब्बत के राकस झील से निकलती है दोस्तों। और सतलुज को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो उसे प्राचीन समय में शतुद्री के नाम से जाना जाता था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इनमें हमें कुछ यहाँ पर नदियां दी हैं, झेलम, चेनाब और व्यास। इनके भी कुछ प्राचीन नाम है, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? झेलम का प्राचीन नाम है वितास्ता, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? तो चेनाब का प्राचीन नाम है अस्किनी। चेनाब को प्राचीन समय में अस्किनी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अब यहाँ पर व्यास भी हमें दिया है, तो व्यास को प्राचीन समय में जाना जाता था बिपाशा के नाम से। यह है दोस्तों सतलुज रिवर, जिसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? तिब्बत की राकस झील। अब बात आई है दोस्तों सतलुज नदी की, तो इस पर कुछ प्रमुख बांध है दोस्तों। तो अब बांध हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो इस पर पहला प्रमुख बांध है भाखड़ा नागल बांध। और यह भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है दोस्तों? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। और दूसरी प्रमुख परियोजना है नाफ्ता झाकरी। तो नाफ्ता झाकरी परियोजना भी सतलुज की एक प्रमुख परियोजना है दोस्तों, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। इसके ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज, ऑप्शन बी यूनियन रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या ऑप्शन डी यूनियन रिसोर्स लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो URL है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL आपने कई बार टाइप किया होगा दोस्तों इस स्थान पर, अर्थात जो गूगल का सर्च बार होता है दोस्तों उस पर आपने कई बार URL टाइप किया होगा। अब इसी के साथ अन्य कुछ फुल फॉर्म भी देख लेते हैं दोस्तों। तो www, तो www का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके खोजकर्ता या आविष्कारक कौन थे दोस्तों? इसके आविष्कारक थे टिम बर्नर्स ली। तो WWE के जो आविष्कारक थे वह थे टिम बर्नर्स ली। अब इसी के साथ यहाँ पर वाईफाई दिया है दोस्तों। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जिसमें हमारे संविधान में कोई भी विशेषता नहीं ली गई है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। तो चीन एक ऐसा देश है दोस्तों जिससे कोई भी विशेषता नहीं ली गई है हमारे संविधान में, परंतु ये जो 3 देश हमें दिए हैं इन तीनों देशों से कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर ली गई है हमारे संविधान में। आइए देखते हैं क्या क्या किस देश से लिया गया है। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। इस देश से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं दोस्तों। तो अमेरिका से क्या लिया गया है दोस्तों? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अब इसी के साथ तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली भी ली गई है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह रहा दोस्तों चीन का मैप जो एशिया का सबसे बड़ा देश है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी बनास या ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनास। तो जो बनास नदी है दोस्तों उसका उद्गम स्थल राजस्थान में है। अब इसी के साथ यहाँ पर दिया है नर्मदा।
दोस्तों नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? नर्मदा का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। और यह मध्य प्रदेश में भी किस स्थान से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में एक दोस्तों अनूपपुर जिला है, जहाँ पर एक स्थान है अमरकंटक। तो दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। और अगर नर्मदा नदी की कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो उसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और अगर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई देखें तो मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 1025 किलोमीटर। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह दोस्तों राजस्थान का मैप। अब बात आई है दोस्तों राजस्थान की। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, उन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसी के साथ दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है कंट्रोल एल, ऑप्शन बी कंट्रोल ई, ऑप्शन सी कंट्रोल आर या ऑप्शन डी कंट्रोल सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल ई। यदि हम कोई लेटर टाइप करते हैं, अब यदि टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में है और अगर उसे मध्य में लाना है इस स्थान पर, तो इसके लिए शॉर्टकट की हमसे पूछी गई थी, तो वह है दोस्तों कंट्रोल ई। अब इसी के साथ यह तो बात होगी सेंटर में। अगर टेक्स्ट को सेंटर से अगर आपको लेफ्ट में लाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? उसके लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल एल। और अगर आपको जो टेक्स्ट है उसको राइट में लाना है, अर्थात राइट अलाइनमेंट मिलाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। अब यहाँ पर 3 शॉर्टकट की हमने देख चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर एक चौथी शॉर्टकट की भी दी है, वह चौथी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो कंट्रोल सी का प्रयोग किया जाता है। ये रहे दोस्तों एमएस ऑफिस के कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर जिन पर ऑफिस संबंधी कार्य किए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रोल ई। अब यहाँ पर कॉपी की शॉर्टकट की हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं दोस्तों कि इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। अब कट की शॉर्टकट की हमसे पूछी गई है दोस्तों, तो कट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कट की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एक्स। अब ठीक इसी प्रकार पेस्ट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी दोस्तों? पेस्ट की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस वी। तो ये कुछ प्रमुख शॉर्टकट कीज है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।